नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश समेत विपक्षी नेताओं को धरने से हटाया। प्रधानमंत्री आवास के पास दे रहे थे धरना। सरकार चर्चा के लिए तैयार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े राहुल। नीट पेपर लीक घोर पाप। एनडीए की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, दोबारा पेपर करवाकर समय पर दिया रिजल्ट। भविष्य में पेपर लीक रोकना है तो कड़ी कार्रवाई जरूरी। हंगामे की वजह से दूसरे दिन भी नहीं चल पाई संसद। छात्रों प्रदर्शन और नीट पेपर लीक पर विपक्ष ने किया हंगामा। निफ्टी एक्सपायरी के दिन दायरे में बाजार। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद। सिक्किम के नामची में एनएचपीसी के निर्माणाधीन टनल में लैंडस्लाइड। 10 मजदूरों की मौत। कुल 27 लोगों के फंसे होने की आशंका। टनल में गैस रिसाव से बढ़ी राहत और बचाव की चुनौती। अब जल्दी मिलेगी डेंगू से सुरक्षा देने वाली वैक्सीन। जर्मन कंपनी टाकेदा की क्यूडेंगा वैक्सीन को मिली बिक्री की मंजूरी। दुनिया के 42 देशों में 2.5 करोड़ लोगों को लग चुका है क्यूडेंगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं को पीएम आवास के पास से हटा दिया गया है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता 7 लोक कल्याण मार्ग पर धरना दे रहे थे और वहां से पुलिस ने जबरन उन्हें हटा दिया गया। वहीं कई सांसदों को हिरासत में भी लिया गया है। आपको बता दें, करीब 4-5 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद अब पुलिस ने धरना स्थल को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया है। तो सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी के पास, जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। आलोक, बताइए अभी क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, जो लोक कल्याण मार्ग है यहाँ पर लगातार एक के बाद एक जिस तरह से कांग्रेस के नेता पहुंचे और यहाँ पर धरना शुरू कर दिया। अब दिल्ली पुलिस और जो सुरक्षा बल हैं एक एक करके सबको हटा रहे हैं। यहाँ पे राहुल गांधी को भी यहाँ से हटा दिया गया है। अखिलेश यादव को भी हटाया गया, प्रियंका गांधी को भी हटाया गया, सुप्रिया सुले आई थी। इसके अलावा कई सारे और कांग्रेसी नेता, इमरान मसूद, रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन सब लोगों को एक एक करके बस में लेके डिटेन करके यहाँ से हटाया गया है। और जो लोक कल्याण मार्ग, जो प्रधानमंत्री का निवास स्थान है, इसको एक तरह से सुरक्षित किया गया है, क्योंकि एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो गया था, ऐसा दिल्ली पुलिस मानकर यहाँ कार्रवाई कर रही थी। और जबकि जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं यहाँ पर राहुल गांधी को से बात करने पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से आपने सुना होगा कि राहुल गांधी इस बात पर अड़ गए कि धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। उसके बाद से पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का निवास स्थान काफी सेंसिटिव, काफी सिक्योर जोन में आता है। लिहाजा यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी होने देना दिल्ली पुलिस नहीं चाहती थी। इसीलिए एक एक करके सारे नेताओं को यहाँ से हटाया गया है और ये प्रदर्शन स्थल को बिल्कुल खाली कर दिया गया है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पे भी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर कहा। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति जो है, जो एक तरह से जिस तरह से 3-4 बजे की के आसपास जो स्थिति काफी विस्फोटक हो गई थी, काफी सारे एक तरह से कहें जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हर जगह पहुंच गए थे, वो अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो गई है। लोक कल्याण मार्ग को भी, जो प्रधानमंत्री का निवास स्थान है, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसको भी धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है। जी बिल्कुल आलोक, और साथ ही ये भी पता चला है कि सरकार चर्चा को लेकर तैयार हो गई है, चर्चा करने के लिए इस नीट पेपर लीक मामले पर। इस पर क्या अपडेट आई है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से संसद में जब विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा था कि हम बार बार इस मुद्दे को, नीट के पेपर लीक के मुद्दे को और तमाम दूसरे मुद्दों को उठाना चाहते हैं, सरकार संसद में नहीं चर्चा कर रही है, इसीलिए हम बार बार संसद को रोक रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कल भी और आज भी दोनों दिन संसद, लोकसभा, राज्यसभा दोनों स्थगित करना पड़ा। लिहाजा जब जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मिलने गए हैं, उसके बाद से ये बात निकलकर सामने आ रही कि सरकार ने कहा है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज दिन में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और किरण रिजिजू की तरफ से बयान आया था, इसमें साफ हो गया था कि सरकार नीट को लेकर और नीट की परीक्षा को लेकर काफी सीरियस है और इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। लिहाजा अब हो सकता है कि कल जब पार्लियामेंट शुरू हो तो वहां पर इस तरह की चर्चा देखने को मिले, क्योंकि राहुल गांधी इस बात पर अड़े थे कि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
जी बिल्कुल आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर एक बार आएंगे आपके पास। वही सरकार की तरफ से मिलने आए पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि राहुल गांधी अपनी बात से पलट गए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है, वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रधानमंत्री मांग को तो माने, छात्रों की मांग को तो माने। आखिरकार छात्रों की मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? आलोक, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोपहर को पहुंचे थे पीएम आवास के पास इस नीट पेपर लीक धरने के मामले में, और उसके बाद अब अखिलेश यादव वहां पे पहुंचे। तो पहले ही पुलिस बल वहां पे मौजूद थी और वो पहले भी वहां से कांग्रेस सांसदों को ले जाने की कोशिश कर रही थी, पर अखिलेश यादव आने के बाद माहौल कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कुछ गिने चुने कांग्रेस नेता जब वहां पे लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचे थे, तो उस वक्त तक किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो वहां जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो राजीव शुक्ला हैं उनका घर, या और भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस में विपक्ष के नेता हैं, उनका घर वहीं पास में है। तो ऐसे में अपने घर आना जाना जो उनका आधिकारिक निवास है वहीं पर है। तो राहुल, प्रियंका और कुछ कांग्रेसी नेता जब उधर जा रहे थे तो किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री जो लोक कल्याण मार्ग का रास्ता है, जहां से कॉर्नर से प्रधानमंत्री की तरफ आवास को रास्ता जाता है, वहां बैठ जाएंगे। लेकिन जब वहां बैठ गए उसके बाद से पुलिस ने पूरे इलाके को एक तरह से कहें चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का घर होता है वो एक तरह से सेंसिटिव जोन होता है, वहां पर धारा 144 हमेशा लगी होती है। लिहाजा 5 लोगों से ज्यादा जुटने का मतलब होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती। ऐसे में वहां पर जब एक एक करके धीरे धीरे जो दूसरे पक्ष के भी नेता वहां पहुंचने लगे, जैसे अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, तब माहौल वहां पर थोड़ा ज्यादा एक तरह से कहें तो ज्यादा लोग जुटने लगे थे और कई सारे भूपेश बघेल वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो लिहाजा पुलिस को अब सख्ती करनी पड़ रही है। अखिलेश यादव को हटाया वहां पर, उसके बाद धीरे धीरे करके प्रियंका गांधी को हटाया, राहुल गांधी को भी हटाने की कोशिश की। धरना स्थल जो प्रदर्शन स्थल था लोक कल्याण मार्ग का, वहां से दूर लेके गई है, यहाँ से बस से हटा कर लेके गई है। कुल मिलाकर कोशिश यही कि इस इलाके को पूरी तरह से खाली करा लिया जाए। यहाँ पर कोई प्रदर्शन या धरना स्थल बनाने का जो कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है या बाकी जो नेता कर रहे हैं, उस कोशिश को कामयाब ना होने दिया जाए। बिल्कुल आलोक, और साथ ही यहाँ एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे। कल सीजेपी के 2 जो एक्टिविस्ट है उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, अपने मांगों की लिस्ट भी सौंपी है। आज इस धरना प्रदर्शन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के धरना प्रदर्शन के बाद अब सरकार बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है। अब यहाँ से आगे आप कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को आगे बढ़ते हुए? देखिए, सरकार कल से ही संकेत दे रही थी कि वो आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरह से बड़े संख्या में यहाँ पर रायसीना रोड पर और पार्लियामेंट के पास तक पहुंच गए थे आंदोलनकारी। उसके बाद जंतर मंतर पे जो सीजेपी के लीडर थे उनको बुलाकर जेपी नड्डा ने घर में बात की और ये भी कहा कि अब प्रदर्शन खत्म हो गया है, सभी लोग मान गए हैं। सोनम वांगचुक ने भी जो चिट्ठी लिखी थी उसमें भी ये लिखा था कि मैं धरना प्रदर्शन खत्म कर रहा हूं। और उसके बाद जिस तरह से हाई कोर्ट ने उनको यहां से मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया, तो ऐसा लग रहा था कल कि ये पूरा धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात विपक्ष को एक तरह से नागवार गुजर रही थी और सुबह से आज पार्लियामेंट में सभी जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो या दूसरे नेता हो, सब लोगों को लग रहा था कि ये जो पूरा एक माहौल बना है, आंदोलन का जिस तरह से माहौल बना है, इसको किस तरह से भुनाया जाए। लिहाजा वो आज संसद जैसे ही दोनों सदन स्थगित हुआ उसके बाद वो सीधे सड़क पर निकल गए और कोशिश ये कर रहे थे कि जो मोमेंटम इस वक्त बना हुआ है उस मोमेंटम का किस तरह से फायदा उठाया जाए और किस तरह से इसमें अपने आप को जोड़ा जाए। इसी वजह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सीधे जाके प्रधानमंत्री आवास के सामने डट गए और कहा कि जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं नीट के मामले पर, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक हमारा यहाँ से आंदोलन खत्म नहीं होगा। लिहाजा
अब आप देख सकते हो कि जंतर मंतर पे फिर से आंदोलनकारी जुटे हुए हैं, वहां धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। कल अब देखना होगा कि दोनों नेताओं से किस तरह से बातचीत होती है, संसद में क्या नीट और इस पर लेकर चर्चा हो सकती है, कोई क्या केंद्रीय मंत्री संसद में इस मुद्दे पर बयान देता है या नहीं देता है। लेकिन सरकार की तरफ से जो इस पूरे मामले को लेकर पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं और इस मुद्दे पर वो चाहती है कि बातचीत हो, क्योंकि आपने जितेंद्र सिंह को सुना कि वो लगातार ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करें, बातचीत को आगे ले जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ये चाहता है कि ये पूरा माहौल इसी तरह से बना रहे, अराजकता का माहौल बना रहे और कोई बातचीत ना हो और कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। जी बिल्कुल आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो संसद के मॉनसून सत्र के दौरान रणनीति तय करने के लिए इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसी बीच विपक्ष के नेताओं ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और कल सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के एक्शन पर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत समेत विपक्ष के कुछ दूसरे नेता भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में छात्रों के मुद्दे को उठाने की मांग रखी, लेकिन स्पीकर ने उनसे कहा कि चर्चा के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस that to debate in parliament he has to take permission from the government। और आवाज अड्डा में आज हम चर्चा कर रहे हैं जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की और सरकार के भीतर चल रहे मंथन की। छात्रों का जंतर, सरकार का मंतर। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता दिखा। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 238 अंक गिरा तो निफ्टी 51 अंक फिसल कर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिली और दोनों इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। तो कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था और हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और आज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला और आखिर में दबाव के साथ बाजार बंद हुआ है। लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निफ्टी 50 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर करीब 100 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आज यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी और इन्होंने बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन आज के सेक्टोरियल पिक्चर की तरफ ध्यान दे तो यहाँ पर इंडिया विक्स एक कूल ऑफ यहाँ पर देखने को मिला है। 3.5% की गिरावट के साथ ये क्लोज हुआ है। इसके अलावा आईटी, एफएमसीजी, फाइनेंशियल, बैंक, पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, ये सारे कुछ स्पेस थे जहां से गिरावट नजर आई। लेकिन तेजी वाले इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर डिफेंस, ऑटो, कैपिटल गुड, रियलिटी, मेटल, फार्मा, ये सारे काउंटर्स थे जहां पर थोड़ी बहुत बाइंग आज देखने को मिली। लेकिन आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट देखें तो यहाँ पर निफ्टी में कंट्रीब्यूट करने वाले यानी निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर में श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। बजाज फिनसर्व यहाँ पर भी 2% के गेंस देखने को मिले। आयशर मोटर्स और सीमेंट स्पेस भी आज अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था तो वहाँ से अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर भी 1.5% के मूव्स हमें देखने को मिले। लेकिन आज के निफ्टी ड्रैगर्स की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक नतीजों के बाद लगातार दूसरे दिन ये शेयर गिरा और यहाँ पर गिरावट देखने को मिली 2% की। इसके अलावा एसबीआई यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। रिलायंस और डॉक्टर रेड्डीज ये सारे शेयर्स थे जो आज निफ्टी के लूजर में शामिल हुए। लेकिन एक स्पेस था जो आज फोकस में था, वो है सीमेंट शेयर। यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली और यहाँ पर ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। लेकिन यहाँ पर ऑटो स्पेस अच्छी खासी तेजी आज ऑटो स्पेस में देखने को मिली। अगर कुछ काउंटर्स की बात करें तो टीवीएस मोटर, आयशर मोटर, एक्साइड और संवदा मदरसन ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने आज ऑटो की तेजी को लीड किया। तो ये था आज के बाजार का मूड और माहौल। तो ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो के नतीजे आ गए हैं। बजाज ऑटो के नतीजे हर पैमाने पर अच्छे रहे। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा, आय, मार्जिन सभी में तेज उछाल दिखा है। नतीजों की ज्यादा डिटेल्स बता रहे सुदर्शन कुमार।
अगर जो बजाज ऑटो की बात करें तो उनका एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर में 50% से भी ज़्यादा हो गया और ये फर्स्ट टाइम क्वार्टरली बेसिस पे हुआ है जब एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स डोमेस्टिक वॉल्यूम से बजाज ऑटो का ज़्यादा रहा है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और अगर जो बात करें तो सारी कंपनीज क्या बात करें कि मार्जिन कंप्रेस होने वाला, मार्जिन डिक्लाइन होने वाला है, बट इन दोनों कंपनी जो इनपुट कॉस्ट से प्रेशर आया था, आपको याद होगा रुपी डिप्रिशिएट किया है अगेंस्ट यूएस डॉलर और दोनों कंपनीज को इससे फायदा हुआ है। तो ये सारे फायदे को देखते हो अगर जो आप हेडलाइन नंबर्स देखेंगे बजाज ऑटो की, अगर जो बात करें प्रॉफिट में 40% से ज़्यादा का बढ़त मिला है, रेवेन्यू में भी 37% का बढ़त मिला, एबिटा में ऑलमोस्ट 45% का इंक्रीज देखने को मिला और मार्जिन यहाँ पे मल्टी क्वार्टर हाई आया ऑलमोस्ट 21%, 20.9% अगेंस्ट 19.7% सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ने लगातार 10वीं रात ईरान पर हवाई हमले जारी रखे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने की बात कहते हुए ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। क्या है इस पर ताजा अपडेट, बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, लगातार 10वीं रात जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर हवाई हमले किए गए हैं, खासतौर पे बंदर अब्बास, सिरिक जैसे शहरों में धमाके की खबरें आई हैं। कुल मिला के अमेरिका ने ईरान के 9 शहरों पर जो है हवाई हमले किए हैं कल रात में और साथ ही इसी बीच जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी चेतावनी आई है कि जो अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है पिछले कुछ दिनों में, 3 सैनिकों की मौत हुई है, उसकी कीमत ईरान को चुकाना पड़ेगा। इसी बीच ईरान ने दावा किया गया है कि उसने बहरीन में जो अमेज़न का डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर है उस पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। साथ ही बहरीन में ही जो अमेरिकन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर भी ईरान ने जो है हमले करने का दावा किया है। इसी बीच जो हॉर्मुज से जो खबर आ रही है, 2 टैंकरों में प्रोजेक्टाइल अटैक हुआ जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई है। जॉर्डन ने कहा है कि उसने ईरान से दागे गए 5 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। साथ ही कुवैत ने भी इसी तरह का दावा किया गया कि उसने कई सारे मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया। इसी बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए, दुनिया भर में जो नागरिक है उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है ट्रैवल से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी नागरिकों को ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और खासतौर पर वेस्ट एशिया में जो ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं वो अपनी प्लानिंग पर पुनर्विचार करें। और इस एडवाइजरी से एक और चीज़ जो साबित होती है कि आने वाले दिनों में ये जो टेंशन है, ये जो तनाव है, ये और बढ़ सकता है। अब आपको बता दें, यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से रवाना हुए कार्गो जहाज MV गोल्डन लियो पर रविवार को हुए मिसाइल हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। भारत सरकार ने घटना की पुष्टि करते हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों और कारोबारी जहाजों पर किए गए हमले स्वीकार्य नहीं है। वहीं विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारतीय दूतावास यूक्रेनी अधिकारियों से लगातार संपर्क में है और प्रभावित भारतीयों को हर संभव सहायता दी जा रही है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक बंदरगाह से रवाना होने के कुछ ही देर बाद जहाज को 3 रूसी क्रूज मिसाइलों ने निशाना बनाया, जिससे हमले में कुल 9 लोगों की जान चली गई। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन NHPC समरदुंग टनल में आज बड़ा हादसा हो गया। लैंडस्लाइड के बाद सुरंग का मुहाना पूरी तरह बंद हो गया, जिसके चलते अब तक 10 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई मजदूर अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। मुश्किल सिर्फ लैंडस्लाइड और मलबे की नहीं है, बल्कि खबर है कि सुरंग के भीतर मीथेन गैस भी मौजूद है। यही वजह है कि राहत और बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों की टीमें गैस मास्क और विशेष उपकरणों की मदद से फंसे मजदूरों तक पहुंचने में लगातार कोशिश कर रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मीथेन गैस जमीन के भीतर से अपने आप निकलना शुरू हुई। बताया जा रहा है कि इसी गैस की वजह से टनल के अंदर धमाका भी हुआ, जिससे हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। फिलहाल बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। भारत के प्रोडक्ट्स अब दुनिया के बाजार में एक नई पहचान के साथ नजर आ सकते हैं। सरकार भारतीय उत्पादों की पैकेजिंग को ग्लोबल मानकों के अनुरूप बनाने के लिए एक नया फ्रेमवर्क लाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स की ब्रांड वैल्यू और पहचान को और मजबूत करना है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, अब जल्द ही भारतीय प्रोडक्ट दुनिया भर में ब्रांड इंडिया के नाम से अपनी चमक बिखेरेंगे।
दरअसल सरकार एक नए फ्रेमवर्क पर काम कर रही है ताकि ब्रांड इंडिया को दुनिया भर में एक मजबूत पहचान दिलाई जा सके। इसके लिए एक ब्रांड इंडिया कमेटी का गठन किया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक भारतीय प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग को इंश्योर किया जा सके। इसके लिए जो एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए 2 साल तक जो ट्रस्ट शुल्क है उसको माफ करने का किया जा सकता है ताकि जो भी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स हैं ब्रांड इंडिया को एक यूनिफाइड मार्क के तौर पर आसानी से अपना सके। डीजीएफटी ने इसे लेकर एक स्टेक होल्डर्स के पास एक सुझाव के लिए प्रस्ताव भेजा है ताकि स्टेक होल्डर्स इस पर जल्दी सुझाव दे सकें। सरकार की कोशिश है कि किस तरह से इसको एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ वैल्यू एडिशन के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ाया जा सके। सरकार भारत को एक ग्लोबल मार्केटिंग, ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के तौर पर डेवलप करना चाहती है और खासतौर से जो देश के स्टार्टअप्स और एमएसएमई हैं उनको नई पहचान दिलाना चाहती है। भारत में डेंगू के पहले टीके को जरूरी मंजूरी मिल गई है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ने वैक्सीन क्यूडेंगा की बिक्री की अनुमति दे दी है। यह टीका जर्मनी की कंपनी टाकेदा GmbH बनाएगी और इसकी सब्सिडरी टाकेदा इंडिया इंपोर्ट करके इसे भारत में बेचेगी। यह वैक्सीन 4 से 60 वर्ष के आयु के व्यक्तियों में डेंगू की बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। इसमें 0.5 मिलीलीटर की 2 खुराकें शामिल है जिन्हें 3 महीने के अंतराल पर स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। इस टीके को यूरोपीय यूनियन, यूके, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित 42 देशों में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। वैश्विक स्तर पर अब तक इस टीके की 2 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड और असम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं तो कई फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। राजौरी और पुंछ में लगातार बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। फ्लैश फ्लड से 20 से ज्यादा गांवों का आपसी संपर्क टूट गया है। पुंछ के बफलियाज में आई बाढ़ में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं जबकि 5 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं मुख्य पुल के क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह ठप है। प्रशासन रास्ता बहाल करने की कोशिशों में जुटा है लेकिन लगातार बारिश राहत कार्यों में बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो वही बफलियाज से देखिए संवाददाता कोमल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मेरी मौजूदगी बफलियाज में है जहां पर 8 लोगों की, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। वहां पर मेरी मौजूदगी, लेकिन रिस्क देखिए। आपको बता दें कि ये जो गांव है इसको पार करने के लिए, इस गांव में जाने के लिए एक पुल था जो कि ये पुल मूसलाधार बारिश से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन फिर भी गाँव के जो लोग हैं इधर उधर आने के लिए इसी टूटे हुए पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। आप देखिए, जूम करके तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जान जोखिम में डालकर भी ये लोग इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने लगातार अपील की है कि यहाँ पर बिना बहुत अगर जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकले, लेकिन बावजूद इसके भी आप देखिए लोगों का कहना है कि छोटा सा नाला हुआ करता था लेकिन फ्लैश फ्लड के आने से ये एक बहुत बड़ी बहती नदी के रूप में ये यहाँ पर आ गया। लोकल लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो जगह है, जिस जगह मेरी मौजूदगी है, अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और ये मेरी मौजूदगी है, तो ये जमीन थी। तो अभी आप देखेंगे तस्वीरों में जमीन नहीं बल्कि एक नदी नाला बहता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो भी इसमें डूब गए हैं टूटकर, और बहुत कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये कब कैसे हुआ, ये फ्लैश फ्लड आया? नमस्ते मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप जो यहाँ पे पहुँचे हैं। ये मैम आज 3 दिन हो गए जो फ्लड हुआ है बादल फटने की वजह से। ये जो पूरा एरिया मैम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैमरे में, ये पूरे एरिया पूरी यहाँ पे जमीन थी, तो ये फ्लड आने की वजह से ये पूरा मलबा यहाँ पे आया, ये ब्रिज टूटा है, ये रोड कनेक्टिविटी जो है सब टूट चुकी है। रेलवे ऑपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए अहमदाबाद DRM ऑफिस में AI आधारित इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर तैयार किया गया है जिसका जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। यह अत्याधुनिक कंट्रोल सेंटर किस तरह काम करता है, रेलवे डिवीजन के ऑपरेशन को कैसे आसान करेगा, इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता केतन जोशी ने DRM वेद प्रकाश से खास बातचीत की। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर बनकर तैयार है। कभी भी इसका उद्घाटन होगा, ये कैसे काम करेगा, AI आधारित है तो इसकी क्या क्या खूबी है वो जानते हैं DRM से। वेद सर, ये बताइए कि ये किस तरह से काम करेगा और इसकी
नियंत्रण कक्ष से हम कितने आसानी से मॉनिटरिंग कर पाएंगे चीजों का? ये अहमदाबाद डिवीजन जो कि 1400 किलोमीटर रूट किलोमीटर में फैला हुआ है, टोटल जो ट्रैक लेंथ है वो करीब करीब 2400 किलोमीटर है। करीब करीब 140 स्टेशंस और साइडिंग्स इसमें इन्वॉल्व होता है। तो सभी को यहाँ से बैठ करके ट्रेन को चलाना, ट्रेनों का संचालन, उनका स्टॉपेजेस, पैसेंजर्स के बारे में जानना, पैसेंजर में कितनी भीड़ है उसको देखना, उसके हिसाब से एक्ट करना, ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ से हम कर सकते हैं। ये जो वॉर रूम है, वॉर रूम का कल्चर हम लोगों ने जो डेवलप किया हुआ है, जब भी मेजर कोई भी इवेंट होता है, जैसे होली हो गया, दशहरा हो गया, या फिर कोई भीड़ का कोई कारण हुआ, तो हम लोग वॉर रूम फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। वॉर रूम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि स्टेशन पे वॉर रूम बनता है, स्टेशन पे भी इस कैमरे का फीड उसी स्टेशन पे जाता है। वहाँ पे हमारी एक टीम है जो कि आरपीएफ की, कमर्शियल की और अदर डिपार्टमेंट की हेल्प के लिए वहाँ पे बैठी होती है। इस सेकंड लेयर में डिवीजन में टीम आता है, तो ये सेकंड लेयर की टीम होगी जहाँ डिवीजन में यहाँ पे कुछ भी आएगा, कुछ भी अगर अबनॉर्मल हुआ तो इमीडिएटली हम लोग यहाँ से मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देंगे और अकॉर्डिंगली जो असिस्टेंस है और जो डिसीजन है वो हायर लेवल पे होने लगता है। पैसेंजर की तादाद और गुड्स ट्रेन की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस तरह के कंट्रोल कमांड सेंटर से इसको आसानी से अब कंट्रोल किया जाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।